ये प्रथम। यस सर। प्रथम कितने मार्क्स का बने आज? सर फोर्टी प्लस फोर। फोर। 44 सही है फिर भी। प्लस फोर माइनस जो वन किया है ना? चार गलत हैं। अच्छा, प्लस फोर माइनस वन किया है ना? हाँ उससे ही क्या है। अबे है क्लास में? नहीं है। चलो, नोट करना जल्दी से। जल्दी से आंसर नोट करने इसके। 2016 का पेपर है एडवांस का। पेपर वन से ही है। इसमें पहला क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर से। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। P is the probability of finding 1s electron of hydrogen atom in a spherical shell of infinitesimal thickness dr at a distance r from the nucleus. The volume of this shell is 4 pi r square dr. The qualitative sketch of the dependence of P on r is। देखो, एक जिसने पढ़ा होगा उसको डायरेक्ट आंसर पता होगा। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का याद है ना, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर वर्सेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस का कर्व क्या बनता है? यही बनता है कि नहीं? और पहली पी कितने पे आती थी याद है? ये वाली पी कितने पे आती थी? कितने डिस्टेंस पे आता है रेडियस के? अगर नहीं याद है फिर तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी। जो ये आर नॉट आता था। नहीं पॉइंट याद? फाइव टू नाइन। हाँ, किसने बोला है? सर सिद्धार्थ। बहुत अच्छे सिद्धार्थ। 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग एन स्क्वायर पे जेड होता है। पहली पी किस पे आती थी? फिर 2.7, फिर 2.1 पे आती थी। ये कर तुम्हें याद होना चाहिए। कंसेप्ट मैंने सिखा चुका हूँ। दो शेल के बीच में ये 1s और मान लो ये 2s है। इन दोनों शेल के बीच में स्मॉल वॉल्यूम डीवी लेते हैं ऑफ थिकनेस डी आर। याद आया कुछ नहीं है? ये आर प्लस डी आर। तो इस वॉल्यूम के अंदर तुम्हें प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, सही ना? इस वॉल्यूम के अंदर निकालनी जो वो क्या होगी? इसका इसका वॉल्यूम तुम्हें पता है कितना होगा? दे रखा है इसने तो डायरेक्टिव 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये वॉल्यूम होता है इसका। सही ना? ये वॉल्यूम होता है इसका। और क्या कहते हैं, इनटू क्या करेंगे? आर स्क्वायर रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, उससे निकलेगा। और ये कर्व बनता है इसका। डिटेल में कर्व करा रखे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये सबका सही होना चाहिए था, जिसने कर्व पढ़ रखे हैं ना उसका सही होगा ये। बी आंसर आ जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग एक्सपेंड्स आइसोथर्मली फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर अगेंस्ट ए कांस्टेंट pressure of 3 atmosphere. In this process the change in entropy of surroundings is। तुम्हें 8 प्रोसेस रिवर्सिबल के अंदर दो और इरिवर्सिबल के अंदर दो, इस टाइप से टोटल 8 फॉर्मूले बनते हैं सिस्टम के सराउंडिंग से। टोटल करेंगे दोनों का तो डेल्टा एस टोटल। जैसे रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए डेल्टा एस टोटल क्या होता है हमेशा? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल क्या होगा? जीरो। जीरो। क्या होगा इसमें? डेल्टा एस टोटल जीरो। जीरो। और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए? पॉजिटिव। हाँ, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल क्या आएगा? पॉजिटिव। तो अभी अब जो क्वेश्चन है क्या लिखा है? 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 300 केल्विन इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग एक्सपेंड्स आइसोथर्मली फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 3 एटमॉस्फेयर। इन दिस प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग से। तो डेल्टा सिस्टम निकालेंगे। डेल्टा सिस्टम आइसोथर्मल प्रोसेस है। डेल्टा सिस्टम फॉर्मूला रिवर्सिबल के लिए क्या होता है? वही फॉर्मूला, क्योंकि सिस्टम इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस। ये होगा एन आर एल एन एन आर वी टू बाई नेचुरल लॉग वी वन, टू वी टू बाई बाई वी वन। वन। ये हमसे पूछा ही नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है इसकी। डेल्टा एस सराउंडिंग्स, डेल्टा एस सराउंडिंग्स वो क्या होगा? क्यू सराउंडिंग्स बाय टेम्परेचर। क्यू सराउंडिंग्स डिवाइड बाय टेम्परेचर आएगा। और क्यू सराउंडिंग्स क्या होगा? माइनस क्यू सिस्टम बाय टेम्परेचर, आइसोथर्मल टेम्परेचर। तो ये 8 प्रोसेस के लिए निकालना मैंने सिखाया तुम्हें थ्योरी में। थ्योरी बता रखी है इसकी पूरी ढंग से। सही ना? माइनस क्यू सिस्टम बाय टेम्परेचर आएगा और फिर डेल्टा इज टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। और आंसर तुम्हें पता है, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है तो सिस्टम का डेल्टा एस होगा पॉजिटिव और सराउंडिंग्स का डेल्टा एस होगा नेगेटिव। जिसको ये चीज समझ आ गई है उसको पता होगा कि आंसर इन दोनों में से एक है। सीओडी में से, सीओडी में से एक आंसर है। सिस्टम का डेल्टा एस पॉजिटिव
और सराउंडिंग से डेल्टा एस नेगेटिव। डेल्टा ई होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। प्रोसेस आइसोथर्मल तो डेल्टा ई हो गया जीरो। डेल्टा ई जीरो हो गया तो क्यू हो गया माइनस डब्ल्यू। क्यू हो गया माइनस डब्ल्यू। तो आंसर यहाँ से पुट करेंगे, यहाँ पे माइनस आ ही रहा है ना, नेगेटिव में ही आएगा आंसर। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। डब्ल्यू होता है पी एक्सटर्नल डीवी। डब्ल्यू होता है पी एक्सटर्नल डीवी। पी एक्सटर्नल कितना है? 3 एटमॉस्फेयर। 3 एटमॉस्फेयर और डीवी कितना है? 2 - 1। तो -3 × 2 - 1 डिवाइड बाय टेम्परेचर है 300 केल्विन बाय 300। तो ये आ गया -3/300। -3/300 का मतलब कितना आ जाएगा ये? -10⁻²। यहां से आ गया -10⁻²। आंसर आया लीटर एटमॉस्फेयर में। निकालना किसमें है? जूल में। देख रखा है ना, इन जूल पर केल्विन। तो ये कितना आ जाएगा? इंटू 101.3 जूल करेंगे तो 1.013। क्या आंसर आ जाएगा? 1.013। 1.013। ये नेगेटिव में सी आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है कि नहीं? ये किसका सही हुआ था? थर्मोडायनेमिक्स जिसने डिटेल में पढ़ा हुआ है, वो ढंग से एडवांस लेवल पे, उसका सही होगा ये। किसका? सिद्धार्थ का सही है। सिद्धार्थ का, आयुष का, ध्रुव का। चलो, अर्पित का सही है। अर्पित, यस सर, सही है। चलो नेक्स्ट अब है। दो क्वेश्चन डिस्कस हुआ यहाँ पे। एक एक क्वेश्चन बहुत ढंग से करना, हर एक कंसेप्ट पता करके। ये कर गए ना अगर 10 पेपर, तो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अर्पित कुछ पूछना है तेरे को? नहीं सर, वो गलती से खड़ा रह गया। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इंडियम, थैलियम। सबसे बड़ा साइज इसका होगा थैलियम का। ग्रुप में नीचे आ रहे हैं, साइज बढ़ता है। फिर होगा इंडियम का, एल्यूमिनियम, गैलियम। ध्यान होगा तुम्हें, पूरे डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। गैलियम के अंदर डी ऑर्बिटल्स की एंट्री, स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, तो साइज हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। थैलियम, फिर इंडियम, फिर आता है एल्यूमिनियम। 137, 141 पिकोमीटर, दोनों में इतना ही डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। गैलियम, फिर बोरोन लीस्ट। फिर बोरोन लीस्ट, तो उसको देखते हुए आंसर क्या आ जाएगा? थैलियम दड़ा, फिर इंडियम, फिर एल्यूमिनियम। ये आ गया बी आंसर है इसका। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। फोर्थ क्वेश्चन, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का। फोर्थ, ऑन कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नेचुरल रबर प्रोड्यूसेस। देखो ये पॉलीमर चैप्टर का क्वेश्चन है। नेचुरल रबर क्या प्रोड्यूस करेगा ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन? देखो नेचुरल रबर ये है, CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है, इसका जब पॉलीमराइजेशन है, एन मॉलिक्यूल्स दिए इसके, इसका पॉलीमराइजेशन किया तो बनता है नेचुरल रबर। ये रहा CH2, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH ये आएगा। और आगे इसके कंटिन्यूड होगा सब कुछ, ये इसके आगे ये पूरा, यही वाला पूरा पार्ट कंटिन्यूड होगा इसके आगे। यानी क्या आ जाएगा इसके पहले? CH2 इधर, इधर अगर लगाए तो CH2, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH3, और फिर यहाँ पे CH2। ये पूरा कंटिन्यूड बिल्कुल। तो अगर तुमने इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन किया, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन किया तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और बन जाएगा CH2। यहाँ H लगा रहा हूं मैं डायरेक्ट, H, यहाँ पे भी H, साथ में भी इसके H आ जाएगा एक और, यहाँ पे भी H सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी H, ये आएगा। तो तुम्हें, अगर तुमने ढंग से पढ़ रखा है ये, तो ये इथाइलिन और प्रोपाइलिन का कोपॉलीमर बनेगा। इथाइलिन और प्रोपाइलिन का कोपॉलीमर इस तरीके से, इथाइलिन प्रोपाइलिन का, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये इथीन, ये इथीन, इन दोनों का कोपॉलीमर बन जाएगा। ये देखो जोड़ दो इनको, चाहे तुम रेडिकल फॉर्मेशन जोड़ दो, ये इलेक्ट्रॉन इधर, 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 जोड़ के देख लो, आंसर आ जाएगा इससे। यही बनेगा इसका कोपॉलीमर, यानी इथाइलिन प्रोपाइलिन कोपॉलीमर, ये आएगा। सही ना, ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट अब है एमंग, ये तो क्वेश्चन हर बार ही आ रहा है पेपर के अंदर, ये होना भी चाहिए सबका सही। एमंग NiCO4 NiCl4 2 नेगेटिव, CONH3 होल 4 Cl2Cl Na3COF6 Na2O2 CSO2, द टोटल नंबर ऑफ पैरामेट्रिक स्पीसीज कंपाउंड्स आर, है ना। दो पार्ट इसमें 11th के दे रखे हैं, दो पार्ट 12th के। NiCO4 4s2 3d8 होता है,
बैक पेयरिंग हो जाए, एस के इलेक्ट्रॉन हमेशा डी में जाते हैं, तो D10 हो गया, 3D10 यानी डायमैग्नेटिक है ये। NiCl4 2 नेगेटिव, Na पे 2 प्लस चार्ज है, आर्गन 3D8 आएगा, वीक फील्ड लिगेंड है, नो बैक पेयरिंग, 2 अनपेयर्ड आएंगे इसमें, तो ये पैरामैग्नेटिक है। C1H3O4 Cl2Cl, कोबाल्ट पे चार्ज आएगा 3 प्लस, आर्गन 3D6 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एमोनिया 4 है, वो ज्यादा है वीक फील्ड लिगेंड से, इसलिए बैक पेयरिंग होगी। 3D6 है, बैक पेयरिंग होने का मतलब ये डायमैग्नेटिक हो गया। फिर Na3COF6, कोबाल्ट पे 3 प्लस चार्ज, F माइनस बहुत ही वीक फील्ड लिगेंड, इसलिए इसको वीक ही फील्ड लिगेंड में रहने देंगे। और कोबाल्ट 3 प्लस मतलब आर्गन 3D6 आएगा, नो बैक पेयरिंग, तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिक होगा ये। Na2O2 मतलब पेरोक्साइड लिंकेज, O2 नेगेटिव, 18 इलेक्ट्रॉन, MOT से करेंगे इसको, 18 इलेक्ट्रॉन यानी डायमैग्नेटिक। CSO2, O2 पे माइनस चार्ज, 8 8 16 17 17 इलेक्ट्रॉन, ऑड में तो हमेशा पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक आ गया एक ये NiCl4 नेगेटिव, एक Na3COF6 और एक CSO2, तो ये तीन आ गए पैरामैग्नेटिक, तो आंसर आ जाएगा इसका बी में 3। क्या क्लियर हो गया ये? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और केमिकल बॉन्डिंग को मिला करके। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देखो इसमें क्या है, ए प्लॉट ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन, रेडियो एक्टिविटी से है क्वेश्चन। अब एडवांस के सिलेबस में शायद नहीं है ये, फिर भी सुन लेंगे क्योंकि इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। ए प्लॉट ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगेंस्ट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पी ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई एग्जिबिट्स अपवर्ड डेविएशन फ्रॉम लीनियरिटी फॉर एटॉमिक नंबर जेड। प्लॉट किया है इस कर्व को, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये कह रहा है यहां से अपवर्ड डेविएशन हो रहा है ऐसे करके, यानी न्यूट्रॉन ज्यादा बढ़ रहे हैं, न्यूट्रॉन ज्यादा बढ़ रहे हैं फॉर जेड ग्रेटर देन 20, फॉर जेड ग्रेटर देन 20, फॉर एन अनस्टेबल न्यूक्लियस हैविंग n/p रेशियो लेस देन 1, n/p रेशियो लेस देन 1 है किसी न्यूक्लियस के लिए, और ये अनस्टेबल होगा। n/p रेशियो अगर 1 से 1.5 के बीच में है, स्टेबिलिटी बेल्ट के बीच में लाई कर रहा है, तो उसको हम स्टेबल मानते हैं। तो ये लेस देन 1 है, तो उसको स्टेबल बनाना है, तो तुम्हें p को डिक्रीज करना पड़ेगा, तो तुम्हें p को डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी एटॉमिक नंबर को डिक्रीज करना पड़ेगा। समझे कि नहीं? तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज कैसे होगा? पहले बोला इसने बीटा एमिशन करके, अगर इलेक्ट्रॉन कोई लूज करेगा तो उसके इसमें तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, है ना। अगर कोई भी ले लो एग्जांपल, जैसे 7 and 14 ले लिया, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया -1 E0, तब तो ये 8 हो जाएगा ना, ताकि एटॉमिक नंबर 7 रहे। 8 यहाँ पे कोई भी आ जाएगा और +14 आ गया, है ना। तो इसलिए ये तो गलत है पहला, इससे तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। ऑर्बिटल और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब न्यूक्लियस जो है वो के शेल के इलेक्ट्रॉन को अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा तो प्रोटॉन जो अंदर है वो उसके कंबाइन करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक प्रोटॉन खत्म हो गया, एक प्रोटॉन खत्म का मतलब एटॉमिक नंबर डिक्रीज कर जाएगा, तो ये आंसर है। फिर न्यूट्रॉन एमिशन से कोई फर्क पड़ना नहीं है, सही ना। न्यूट्रॉन एमिशन यानी 0 and 1, तो एटॉमिक नंबर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। बीटा प्लस डिके होगा, इसी में देख लो, अगर ये बीटा प्लस डिके करे, बीटा प्लस मतलब एक तरह से पॉजिट्रॉन, ये रेखा भी हुआ है पॉजिट्रॉन एमिशन, +1 E0, तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज कर जाएगा। 7 से कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब 6 आ जाएगा, इसका मतलब ये भी आंसर है, तो आंसर बी और डी आ जाएगा, सही ना। आंसर बी और डी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशा नीचे करो। निष्ठा, 7th क्वेश्चन देखना है। देखो 7th क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज आर। ये क्यूमीन दे रखा है, बोर्ड का क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल। क्यूमीन में O2 डाला और H3O+ डाला तो फिनॉल मिलता है, सबको पता होगा। यहाँ फिनॉल मिल गया, फिनॉल में CH Cl3 और NaOH, रीमन रिएक्शन लगी, मेजर मिलता है इसमें सैलिसाइलडिहाइड, इंटरमोलकुलर बॉन्डिंग का भी रोल है इसमें, और प्लस R मिलेगा पैरा पे CHO, सीधा नेवलेशन लग गई यहाँ पे। अब Q के अंदर, Q है हमारा मेजर वाला, यानी ये OHCHO वाला। Q में अगर हमने NaOH डाला तो OH की का ONA आ जाएगा, OH की ONA आ गया, यहाँ पे CHO तो है ही, और उसके बाद PHCH2Br डाल दिया, PHCH2Br,
तो Br इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, O माइनस लोन पेयर दे देगा इसको, तो OCH2PH आ जाएगा, OCH2PH और CHO यहाँ पे, ये आ गया S। तो ये हमारा Q है, ये R है, ये S, तीनों मैंने सर्कल कर दिए हैं। अब R इज स्टीम वोलेटाइल, R क्या है, नहीं, R तो नहीं है स्टीम वोलेटाइल, Q है स्टीम वोलेटाइल, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। फिर Q गिव्स डार्क वायलेट कलरेशन विद 1% एक्वस FeCl3 सॉल्यूशन। Q है ये रहा, हाँ OH है इसमें ग्रुप, फिनॉल है ये, तो ये डार्क वायलेट कलरेशन देगा, फिनॉलिक ग्रुप है इसके अंदर, तो डार्क वायलेट कलरेशन देगा ये। फिर S गिव्स येलो PPT विद 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। S में CHO ग्रुपिंग है, S, हाँ S में CHO ग्रुपिंग है, तो येलोइश ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट देता है ये, सही ना, येलो PPT देगा ये, तो ये भी सही है। CHO ग्रुपिंग है ना, 2,4-DNP टेस्ट देगा, ब्रेडीज रेजेंट टेस्ट। फिर S गिव्स डार्क वायलेट कलरेशन विद 1% FeCl3, इसमें तो एल्कोहलिक ग्रुप है ही नहीं, और फिनॉलिक ग्रुप नहीं है ना इसके अंदर, एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, तो FeCl3 टेस्ट नहीं देगा ये, तो B और C आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट इज ऑब्जर्व्ड फॉर। जिसने टॉलरेंस रेजेंट टेस्ट बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ उसको पता लग जाएगा आंसर, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी इसमें। जैसे पहला दिया है एक्राइलल्डिहाइड, CH2 बॉन्ड CH CHO, एल्डिहाइड ग्रुपिंग है, तो टॉलरेंस टेस्ट देगा। वेदर इट इज एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड, बोथ गिव टॉलरेंस रेजेंट टेस्ट, तो ये देगा। और उसके अलावा सेकंड बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये भी देगा। तीसरा, उसमें बहुत कंट्राडिक्शन हुआ था इस क्वेश्चन के लिए, अगर तुमने डिटेल में पढ़ा हुआ है इसको, कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, दे बोथ गिव टॉलरेंस रेजेंट टेस्ट। एग्जांपल एक हिंट दे रहा हूँ सिर्फ, जैसे फ्रक्टोज है, वो फ्रक्टोज तो कीटोन है, लेकिन तब भी वो टॉलरेंस रेजेंट टेस्ट देता है, तो उसी को देखते हुए इसको मार्क कर लो कि ये टॉलरेंस रेजेंट टेस्ट देगा। फ्रक्टोज ये होता है ना, CH2OH, सील बॉन्ड O, CHOH होल थ्राइस, CH2OH, तो फ्रक्टोज टॉलरेंस टेस्ट देता है, इसमें भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है जबकि कीटोन है ये, तो इसलिए ये डिस्टिंक्शन से है क्वेश्चन ये। तो ये सी जो है टॉलरेंस टेस्ट देगा, सी भी देगा, तो A B और C आंसर होना चाहिए इसका, A B और C, सही ना। इसमें टोटोमराइज होके एल्कलाइन मीडियम में टेस्ट देता है, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर टॉलरेंस टेस्ट देगा ये, तो H2 बाहर निकाल देना, डाइकीटो कंपाउंड मिल जाएगा इस टाइप से। 9th क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन सीक्वेंस आर। 9th क्वेश्चन दिखाना। 9th क्वेश्चन, निश्चय एक बार बड़ा करो, थोड़ा दिख नहीं रहा प्रॉपर ये, सिर्फ 9th क्वेश्चन पे कर दो फोकस एक बार, नीचे हो पाएगा थोड़ा, हाँ अभी थोड़ा कुछ विजिबल है। देखो एनिलीन है, एनिलीन में डाला हुआ एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड डाला तो प्रोटेक्शन हो जाएगा, NHCOCH3 बन जाएगा, मैं ही बता रहा हूं तुम्हें, NHCOCH3 बन जाएगा। फिर KBRO3 और HBr, KBRO3 और HBr मिलकर के Br2 देता है, और पोलैरिटी है ही दोनों के अंदर, तो तीनों जगह Br तीनों जगह नहीं, सॉरी, पैरा पे Br आ जाएगा, क्योंकि प्रोटेक्शन की हुई है, प्रोटेक्शन की है, तो पैरा पे Br आ जाएगा। उसके बाद है H3O प्लस, NH3O प्लस डाला तो यहाँ से H, यहाँ पे OH, यानी NH2 और Br आ गया, NH2 आ गया, पैरा पे Br आ गया। फिर NaNO2HCl डाला तो N2Cl आ जाएगा, डाइजोडाइजेशन रिएक्शन है, N2Cl आ गया। CuHBr डाला तो गेटरमान रिएक्शन है, यहाँ Br आ जाएगा, यानी Br और Br आना चाहिए। ये ओरल क्वेश्चन है, 5 और एजेंट डलेंगे, अगर तुमने सारी कन्वर्जन की हुई है मेरी जो मैंने दी है तुम्हें, जितने वो 170 कन्वर्जन की हुई है, उसको आसानी आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन, ये ओरली कर लोगे, पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो आंसर इसका भी आ जाएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, देखो, द कंपाउंड विद 2 लोन पेयर ऑफ, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बोर्ड लेवल का, द कंपाउंड विद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम इज आर, 2 लोन पेयर, BrF5 स्क्वायर पिरामिडल शेप है, Br के पास एक ही लोन पेयर होगा। ClF3 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर आ गया, T शेप। XCF4 2 लोन पेयर है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, स्क्वायर प्लेनेट शेप, ये 2 लोन पेयर इसके पास भी आ गए। SF4 1 लोन पेयर 4 सिग्मा बॉन्ड, तो ये सीसॉ शेप है, ये नहीं होगा, आंसर B और C है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, विद इन सेकंड्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरेक्स इज, P ब्लॉक क्लास 11th, उसका क्वेश्चन है ये, द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स का स्ट्रक्चर आना चाहिए बहुत डिटेल में, इंपॉर्टेंट है। बोरेक्स का स्ट्रक्चर मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ये टोटल ये यूनिट है, ऑल बोरोन सेम प्लेन, sp2 sp3 1 टर्मिनल, नीचे करो, मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ उसका, नीचे बिल्कुल नीचे करो, लास्ट में जगह होगी वहां पे लास्ट में।
हाँ, और चलो इसमें देख लो। देखो ये बोरस का स्ट्रक्चर है, 4 बी बना देंगे। बी, 4 बी ले लेंगे टेट्राएटॉमिक फॉर्म में, और हर 2 बी के बीच में ओ रख देना। बना दिया। और 2 बी को जैसे P4O6 स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, सेम वैसे ही करना है। 2 बी को ज्वाइन कर दिया ऐसे ओ से, और जिनको कंबाइन किया उसके बाद नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव Na2 होता है ना। बोरेक्स का फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिखते हैं, Na2B4O7 .10H2, ये लिखते हैं हम बोरेक्स। लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला जो उसका होता है, उस फॉर्मूले को देख के क्या बनेगा भी देखते हैं। अब चारों बी क्या, तो ओट लगा दो। चारों बी पे ओट लगा दिया। इस बोरोन के साथ 3 बॉन्ड है, इस बोरोन के साथ 3 बॉन्ड है, तो ये sp2, ये भी sp2। इस बोरोन के साथ 4 बॉन्ड है, sp3, ये भी sp3। 2 बोरोन sp3 है, 2 बोरोन sp2 है। 2 बोरोन sp3, 2 बोरोन sp2। और तुम्हें फॉर्मूला दिख रहा होगा, B4O5 बन रहा है इसमें। B4O5 OH होल 4 बन रहा है। OH होल 4 .8H2 आता है इसमें, .8H2। Na2 तो आएगा ही, क्योंकि माइनस चार्ज है, 2 माइनस है ना, तो 2 Na आएंगे। Na2B4O5 OH होल 4, OH होल 4 आएगा, OH होल 4 .8H2। ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला है। हम लिखते ऐसे हैं, लेकिन फॉर्मूला इसका, अगर इस स्ट्रक्चर को देखते हुए देखें, देख के करें, तो ये फॉर्मूला बनता है इसका। अब तुम चेक कर लो, हर बी पे एक OH है, हर बी पे एक OH है, निशा कर दो ऊपर। ये अच्छा, एक मिनट देखो, टेट्रा न्यूक्लियर B4O5 OH होल 4 2 नेगेटिव यूनिट, बिल्कुल सही है, अभी दिखाया मैंने तुम्हें। ऑल बोरोन एटम्स इन द सेम प्लेन, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 2 sp3 वाले थे। इक्वल नंबर ऑफ sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरोन एटम्स, बिल्कुल सही है। 1 टर्मिनल हाइड्रोक्साइड पर बोरोन एटम, हर बोरोन के पास एक हाइड्रोक्साइड था, तो A और C आंसर आ जाएगा। तो ये तो जिसको स्ट्रक्चर पता है वो आसानी से कर लेगा इसको। द reagent that can selectively precipitate S2 minus from a mixture of S2 minus and SO4 2 negative। देखो, द reagent that can selectively precipitate S2 minus from a mixture of S2 minus and S2 minus को precipitate बना दे, और दूसरे का precipitate ना बने, ये कह रहा है। तो अब तुम चेक कर लो, S2 माइनस के अंदर अगर मैंने CuCl2 डाला, CuCl2, तो CuS का ब्लैक पीपीटी बन जाएगा, लिखते रहना, CuS का ब्लैक पीपीटी बन जाएगा। और अगर इसमें डालूंगा मैं CO2 प्लस, तो CuSO4 की सॉल्यूशन मिलेगी ब्लू कलर की। और जिसको अगर ध्यान हो, मैंने प्रेसिपिटेट की टेबल कराई हुई है तुम्हें, क्या किसी को याद है ये, किसका प्रेसिपिटेट बनता है, किसका प्रेसिपिटेट नहीं बनता है? जिसने सॉल्ट एनालिसिस मेरे पास पढ़ा हुआ है उसको पता होगा। सिद्धार्थ, यस सर। याद है ना ये कि टेबल की नहीं? सर वो सल्फेट देख कर हो गए सारे बराती पागल वाले। हाँ हाँ हाँ, इसमें सल्फेट देखकर हो गए सारे बाराती पागल। ये पूरा टेबल तुम्हें रटी होनी चाहिए, जिसको रटी होगी वो देखते ही निकाल लेगा, उसके बेसिस पे भी निकल सकता है क्वेश्चन ये। तो इसलिए सीओ इसका प्रेसिडेंट बन गया ब्लैक कलर का, इसका प्रेसिडेंट नहीं बना, इसलिए ये आंसर आ जाएगा। ये पहला आंसर है इसमें। मैं हटाता जाऊंगा यहाँ पे, पहला आंसर है इसमें BaCl2 डाला, BaCl2, S2 माइनस में BaCl2 डालेंगे तो BaS, ये तो सॉल्युबल होता है, टेबल देख के कर सकते हो तुम। इसमें डाला Ba2 प्लस, तो BaSO4 का पीपीटी आएगा व्हाइट, तो ये उल्टा हो गया, हमें पीपीटी चाहिए इसका, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा, इसलिए आंसर नहीं होगा। आंसर हमारा अभी तक ए है। नेक्स्ट देखेंगे, अब डाला लेड एसीटेट, लेड एसीटेट, लेड एसीटेट में, इसमें डाल दिया लेड एसीटेट, तो ये तो टेस्ट ही होता है इसका, PbCH3COO होल ट्वाइस, तो पीबीएस का ब्लैक पीपीटी, पीबीएस का ब्लैक पीपीटी, और इसमें डालेंगे Pb2 प्लस, Pb2 प्लस यानी वही लेड एसीटेट, तो इसमें आएगा PbSO4 का व्हाइट पीपीटी, दोनों का प्रेशर बन रहा है, दोनों का प्रेशर बन रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ये हल्का सा डाउट था उस समय भी ना, इसमें प्रेशर नहीं बनना चाहिए, आंसर इसका ए ही आना चाहिए। उसके बाद Na2FeCN5NO, इसमें अगर तुम डालोगे S2 माइनस, S2 माइनस, तो इसमें Na4FeCN5NOS आता है, याद है ना सबको, अभी कराया था मैंने, याद है कि नहीं? ये कौन सी कलरेशन थी इसकी, वॉयलेट। कौन सी कलरेशन? हाँ, वायलेट कलरेशन है, प्रेसिपिटेट तो है ही नहीं ये, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। वायलेट कलरेशन आती है नो प्रेसिपिटेट, और इसमें तो रिएक्शन ही नहीं होगी सल्फेट में, इसलिए ये आंसर भी नहीं होगा। आंसर सिर्फ का ए होना चाहिए, 12th का ए आंसर है। एक एक चीज ढंग से करना,
ऐसे किसी ना किसी पेपर से कुछ ना कुछ उठ के आएगा, कंफर्म है बिल्कुल ये। तो एक एक चीज ढंग से करना, अभी तक क्वेश्चन टफ नहीं थे कोई भी। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन करो, नीचे नीचे। अकॉर्डिंग टू, देखो 13 क्वेश्चन, ए हाई एनर्जी एक्टिवेशन यूजुअली इंप्लाइज ए फास्ट एक्शन। हाई एक्टिवेशन एनर्जी है तो एक्शन स्लो होगी, गलत है ये। रेट कांस्टेंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सही है। दिस इज ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ कोलिजन्स हुज एनर्जी एक्सीड्स द एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल सही है। तो ये भी आंसर होगा। हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट, ये भी सही है। वैसे हम मानते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी का, यानी वो रिएक्शन बहुत स्लो है, वो रिएक्शन बहुत स्लो है, तो उस केस में टेम्परेचर का इफेक्ट मानते हैं। सही ना, तो उस केस में टेम्परेचर का इफेक्ट मानते हैं रेट कांस्टेंट के ऊपर। सही ना, तो इसलिए ये इसलिए करेक्ट है ये। नेक्स्ट, द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये तो डेफिनेशन है एक ही। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की डेफिनेशन है, इज ए मेजर ऑफ द रेट एट विच कोलिजंस अकर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी, ये बता रखा है क्लास के अंदर। सही ना, तो ये आंसर आएगा बी सी डी। 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन इज 0.1, इज 0.1। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, एक्स सोल्यूट है 0.1, अगर एक्स सोल्यूट 0.1 है तो एक्स सॉल्वेंट हो जाएगा 0.9, ये तो लिख लो पहले ही। फिर मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज द सेम एज मोलैरिटी, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी, मोलैरिटी मोलैरिटी सेम है, तो नंबर बोल नंबर दोनों साइड कैंसिल हो गए, 1000 कैंसिल हो जाएगा। वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, आएगा कि नहीं एक बार चेक करना, ये आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं मास ऑफ, क्योंकि डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन को लिख दिया मास ऑफ सॉल्यूट बाय प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में डेंसिटी 2, अपॉन में डेंसिटी 2 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट, इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट, ये आ गया। तो यहां से तुम्हें दिख रहा होगा ट्वाइस ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया यहां से, ये आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो उसके बाद ये आ गया ना, अब एक्स सॉल्यूट इज इक्वल टू एक्स सॉल्वेंट दे रखा है, तो उससे आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एक्स सोल्यूट 0.1 था, एक्स सॉल्वेंट 0.9 था, तो एक्स सोल्यूट बाय एक्स सॉल्वेंट हो गया 0.1 बाय 0.9। यहां से आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 0.1 1/9, और उसके लिए मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये 9 आ जाएगा आंसर इसका, सीधा दिख गया ना यहाँ पे, मास मास दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 9। ये क्लियर हुआ कि नहीं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, देखो चेक करो एक बार। समझ आ गया कि नहीं है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है विधि। ये क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं। यस सर। नेक्स्ट देखो, इन द फॉलोइंग, जल्दी से देखेंगे, इन द फॉलोइंग मोनोब्रोमिनेशन रिएक्शन द नंबर ऑफ पॉसिबल कायरल प्रोडक्ट्स इज, तो इसमें Br2 डाला हुआ है, एक एक करके Br, यहाँ पे अगर Br लगाया मैंने, यहाँ Br लगाया, तो ये कायरल सेंटर रहेगा रहेगा, तो एक आंसर आ गया, ये हटा दो इसको, एक आंसर आ गया, नोट करते रहना जल्दी से, जैसे प्रैक्टिस की होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ Br आया, यहाँ Br अगर आएगा, ध्यान देना, यहाँ Br आएगा ना, तो ये चीज आएगी, एक पॉसिबिलिटी ये आएगी कि Br ऐसे आ जाए, फिर CH2, फिर CH2 है, फिर H HBr CH3, ये Br यहाँ पे भी आता है, और ये Br यहाँ पे इधर भी आता है, ये CH2 रहेगा ही रहेगा, HBr CH3, इसका मतलब है
कि यहाँ पे ये भी कायरल आ जाएगा सेंटर और ये भी कायरल सेंटर, दोनों आएंगे। डायस्टीरियो आइसोमर्स है ये, तो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव, दोनों ही क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। तो जब बी आर मैं यहां लगाऊंगा इस पोजीशन पे, तो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव। और इसमें लगाएंगे बी आर, तो इसके इसमें क्या होगा, नहीं इसमें दोनों ऑप्टिकली एक्टिव नहीं आएंगे, एक मीजो आएगी ना सेकंड वाले केस में। सेकंड वाले केस में एक मीजो आ जाएगा, ये रहा मीजो आ रहा है ना, ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है इसमें। तो पहले एक था फिर एक हो गया, जब बीच में लगाएंगे इस वाली पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे बी आर लगाएंगे तो दोनों ऑप्टिकल एक्टिव, दो और दो चार। इधर बी आर लगाएंगे तो कोई ऑप्टिकल एक्टिव नहीं, नीचे लगाएंगे बी आर तो फिर कायरल सेंटर रहेगा ये एक पांच, पांच आंसर आ जाएगा। ये समझ आएगा नहीं, चाहोगे तो और रिलीव भी कर सकते हो, नहीं तो लिख के देखना पड़ेगा तुम्हें। पांच आएगा इसमें, पांच ऑप्टिकल एक्टिव आएंगे, पांच कायरल प्रोडक्ट्स, सही ना, पांच कायरल प्रोडक्ट्स आएंगे। नेक्स्ट 16th। 16 the diffusion coefficient of an ideal gas is proportional to, diffusion coefficient is proportional to its mean free path, mean free path के L बार के प्रोपोर्शनल है, and mean speed V एवरेज के प्रोपोर्शनल है। the absolute temperature of an ideal gas is increased 4 times, टेम्परेचर को 4 टाइम्स किया, and pressure is increased to 2 times, प्रेशर को 2 टाइम कर दिया, प्रेशर 2 टाइम्स कर दिया। as a result the diffusion coefficient of this gas increases x times value of x is, तो L बार क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए, 1/√2, स्टेटोमीटर का क्वेश्चन है, पाई सिग्मा स्क्वायर है, और V 8 पाई आर टी बाई एम, 8 RT बाई, सॉरी 8 RT बाई पाई एम, ये आएगा। तो N होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, N होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, सिग्मा तो मॉलिक्यूलर डायमीटर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, हमें टेम्परेचर प्रेशर चेक करने हैं सिर्फ। तो वन ये पार्ट हटा दो पूरा, N आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पीवी इंटू एनआरटी होता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होगा पी बाय आर टी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो पी एन नॉट आ जाएगा, पी एन नॉट आ जाएगा। तो ये आया यहाँ पे पी एन नॉट नीचे, आर टी ऊपर, ये आ गया इनटू, इनटू टी की पावर हाफ, तो टी की पावर हाफ, ये है ना टी की पावर हाफ इधर, और टी की पावर वन, तो टी की पावर 3/2 अपॉन में प्रेशर आएगा, और टी की पावर 3/2 यानी 4 की पावर 3/2, टेम्परेचर क्या 4 टाइम्स, 4 की पावर 3/2 अपॉन में प्रेशर 2, तो 4 की पावर 3/2 यानी 8, 8/2, 8/2 4 आ गया आंसर, डायरेक्ट 4 आ जाएगा, सही ना। तो फॉर्मुले रटे होंगे तो कर लोगे क्वेश्चन, नहीं तो नहीं कर पाओगे। 4 आंसर आएगा, स्टेट्स ऑफ मैटर का अच्छा क्वेश्चन है ये, फॉर्मुले याद होने चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। बहुत ही सही क्वेश्चन है, इस टाइप के मैंने कम से कम नहीं तो 20 से 25 क्वेश्चन कराए हो तुम्हें, सही ना, क्वाड्रेटिक कंपाउंड में आइसोमर्स के अंदर इस टाइप के 20 से 25 क्वेश्चन कराए हुए हैं, ध्यान है कि नहीं, ये किसका सही हुआ ये क्वेश्चन, मेरा सही है। हाँ ये सही होना चाहिए क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। काव्या का सही है, काव्या का सही है, पूर्वा का सही है, सिद्धार्थ का सही है, देव का सही है, ध्रुव का सही है। हाँ इस टाइप के मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई हुई है, 5-6 बच्चों को सही हुआ है ये। तो वहां पे कितना अप्लाई कर पाते हो जिसने प्रैक्टिस की होगी, उसको पता होगा कि क्वेश्चन कैसे करना है। देखो इधर ये टाइप है एम ए बी होल ट्वाइस, सही ना, एम ए बी होल ट्वाइस, L2 है ना, L तो क्या है ये, ए बी क्या है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, Cl2, Cl2 ये इस टाइप का है, मैं ए बी लिख रहा हूँ उसको, जो ग्लाइसिनेट है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेंगे, Cl लिया मैंने एक बार सिस फॉर्म में, Cl सिस फॉर्म में, तो एक बार ए रखना सामने, Cl सिस फॉर्म में, एक बार बी रखना सामने ऑपोजिट में, एक बार ए बी रखना, यही पॉसिबिलिटी आएंगी। बस यहाँ पे तो कर लेना, इधर भी कर लेना, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो सिस वाले में 3 आ गए, और ट्रांस वाले में, ट्रांस वाले में Cl ऐसे रखा, तो एक बार ए बी, ए बी, और एक बार क्या करेंगे ट्रांस में, Cl एक बार ए बी ऐसे, बी के सामने इधर बी ले लेना ट्रांस में, तो ये 2 बनेंगे, तो 3 और 2 5 ही आएंगे आंसर। 2 जब Cl ट्रांसफॉर्म में है, और 3 जब Cl सिस फॉर्म में है, तो 5 आंसर आ जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन मीडियम है, 8 मोल्स ऑफ परमैंगनेट एनायन quantitatively oxidize thiosulfate anions to produce x moles of sulfur containing product। तो तुम्हें पता होगा MnO4 नेगेटिव प्लस S2O3 2 नेगेटिव क्या देता है,
MnO2 देता है और प्लस इसमें मिलता है SO4 2 नेगेटिव, अगर रिएक्शन पता हो तुम्हें। ये डायरेक्ट है, 8 मोल्स ऑफ परमैंगनेट है, परमैंगनेट का फैक्टर 3 है, और H2O3 2 नेगेटिव से SO4 2 नेगेटिव गए, तो यहाँ +2, दो दो 4, और दो चार, दो